हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर सुशीला वेलकम टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज मैं फिर आपके सामने एक और डीबीएमएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रही हूँ, दैट इज इंडेक्सिंग, हैशिंग और बी ट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या अभी करंटली पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हुए हैं, तो ये जो टॉपिक है ये लेफ्ट करवा दिया जाता है और टीचर क्या कहते हैं कि ये टोटली थ्योरेटिकल है और इसे आप अपने आप कर लेना। बट जब आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिख रहे होते हैं तो वहां पर 5 to 8 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जैसे तैसे क्रैम करके हम लोग उसको अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन वहां पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो टोटली निल होती है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव टेस्ट में यू विल फाइंड डेफिनेटली 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो प्लीज डोंट लीव दिस टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज मैथमेटिकल कंसेप्चुअल टॉपिक। और एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की हो जाती है तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे और 100% वो एक्यूरेट होगा। तो प्लीज फोकस कीजिएगा इस टॉपिक पर। इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें हम इंडेक्सिंग को, हैशिंग को और बी ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक से, फाइल स्ट्रक्चर। कि फाइल क्या होती है और उनको हम कैसे स्टोर करते हैं और व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक इन डीबीएमएस। ठीक है, तो पहले मुझे लगता है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए कि आप उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक एक्चुअल में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ फाइल स्ट्रक्चर। जब भी आप यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको वहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हम कि हमारी फाइल का क्या स्ट्रक्चर, हमारी फाइल फिजिकली कैसे स्टोर है मेमोरी के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं। और डीबीएमएस में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर जो फाइल स्ट्रक्चर का टॉपिक है हम डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं और हम डीबीएमएस में भी पढ़ते हैं। और हम क्यों पढ़ते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी फाइल किस तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर होगी और वहां से हम अपने डेटा को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, किस तरीके से हम फास्ट एक्सेस कर पाएंगे, किस तरीके से हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको डीबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि हम फाइल स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में ऐसा क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहले जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस डिजाइन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यूजर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं। इज इट फाइन? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हम प्रिपेयर करते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें हम कंफर्म होते हैं कि आपके क्लाइंट की क्या क्या रिक्वेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। देन आफ्टर वी विल मेक अ ईआर डायग्राम ऑफ RSRS। ठीक है, तो हम एक ईआर डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से काम करेगा। फाइन। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं रिलेशनल मॉडल। जब हमारे पास ईआर डायग्राम आता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल मॉडल में। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने वहां पर कन्वर्जन भी बताया हुआ है कि ईआर डायग्राम को हम कैसे रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। और सेकेंडली मैंने एक चीज बताई थी कि ईआर डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल के अंदर। और ठीक है, नेक्स्ट हम डीबीएमएस के अंदर पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, रिडंडेंसी अगर डेटा के अंदर है उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए रखते हैं, एक्यूरेसी के लिए करते हैं, फास्ट एक्सेस के लिए करते हैं। तो ये सब रीजन थे। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक्स भी रीड करने तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पर डीबीएमएस के अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, आप इनको बहुत अच्छे से करना। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा फाइल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम करेंगे डेटा फाइल, कि हमारी डेटा फाइल का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है हमारी डेटा फाइल का, इंडेक्सिंग क्या है और हैशिंग क्या है। ठीक है, तो हमारे जो डेटा फाइल स्ट्रक्चर के अंदर 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल डिजाइन, इंडेक्सिंग और हैशिंग। इनके बारे में मैं आप
के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, जिससे कि आपको फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटली आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर की, कि हमारी जो डेटा फाइल है वो मेमोरी के अंदर किस तरीके से स्टोर है। तो हमारी जो डेटा फाइल होती है बच्चों, वो हमारी फाइल ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। लाइक हमारे पास ये डेटाबेस फाइल है, यहाँ पर है आपके पास ब्लॉक 1 2 3 4। मीन्स कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है डिजाइनिंग का हमारी डेटा फाइल का, कि यू विल डिवाइड योर डेटाबेस फाइल इनटू द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, अब ब्लॉक्स के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है कि ईच ब्लॉक कंटेन्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। हर एक ब्लॉक में आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे। फाइन, सेकेंड स्टेप, अब हम रिकॉर्ड्स तक आ गए हैं। अब रिकॉर्ड्स कैसे होंगे हमारे पास, रिकॉर्ड्स हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारे पास फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड और दूसरा होगा हमारे पास वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। फाइन, अब हम डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड क्या होता है और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड क्या होता है। ये स्टूडेंट, ये है आपका फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड और ये है आपका वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड, अब फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड में क्या होता है कि आपके पास एक ब्लॉक में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनका साइज जो होगा फिक्स होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लॉक 1 के अंदर 4 रिकॉर्ड्स हैं और ईच रिकॉर्ड हैज साइज 10 बाइट्स। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड का साइज कितना है, 10 बाइट्स का है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है फिक्स लेंथ रिकॉर्ड के अंदर, तो आप कैसे करेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला है, बेस एड्रेस ऑफ ब्लॉक, ठीक है, प्लस i-1 इंटू रिकॉर्ड सर्च। मान लीजिए आपका ब्लॉक का जो बेस एड्रेस है वो है 100। फाइन, तो 100 जो आपका एड्रेस है और आपको रिकॉर्ड नंबर थर्ड सर्च करना है। ठीक है, थर्ड सर्च करना, तो 3-1 इंटू रिकॉर्ड साइज क्या है 10 बाइट्स, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 120। 120th लोकेशन पर यू विल फाइंड योर थर्ड रिकॉर्ड। वो कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होगा 100 से 109 तक आपके पास रिकॉर्ड 1 है, 110 से लेकर 119 तक रिकॉर्ड नंबर 2 होगा और 120 से 129 तक आपके पास रिकॉर्ड थर्ड होगा। और आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 120। So at 120th location you will find the record R3. Fine. And the second method is variable length record. इन वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड में क्या होगा कि यहाँ पर रिकॉर्ड का साइज फिक्स नहीं है, कोई आपको मिलेगा यहाँ पे 10 बाइट का, किसी का साइज मिलेगा 8 बाइट, किसी का मिलेगा 15 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी रिकॉर्ड का साइज फिक्स नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका डेटाबेस वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करता है। देखिए मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक ब्लॉक हेडर पॉइंटर होता है। ठीक है, तो ब्लॉक हेडर पॉइंटर क्या करता है, इस ब्लॉक हेडर पॉइंटर में इट मेंटेन्स द एड्रेस ऑफ ईच रिकॉर्ड इन ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के अंदर मान लीजिए ये ब्लॉक 1 है, इस ब्लॉक के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबका एड्रेस यहाँ पर स्टोर होता है। और कौन मेंटेन करके रखता है एड्रेस, ब्लॉक हेडर। ये है आपका वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। फाइन, अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो रिकॉर्ड है मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, फिक्स्ड है और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड है। ये तो आपने दो टाइप पढ़ ली है रिकॉर्ड की। अब मेमोरी के अंदर, फिजिकल स्टोरेज के अंदर, फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर आपका जो डेटाबेस है वो कैसे स्टोर है। ये स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे डेटाबेस फाइल जो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर किस तरीके से स्टोर होती है। अब देखिए जो डेटा ट्रांसफर रेट है दैट इज फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी इज ब्लॉक बाय ब्लॉक। क्या है यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट, ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी कि completely one block can be bring from the secondary memory to main memory or vice versa। ठीक है, और जब किसी भी ब्लॉक पे वर्क करना होता है तो वो कहाँ पर आता है, मेन मेमोरी के अंदर आता है। और जब वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास क्या है, मेन मेमोरी लिमिटेड रिसोर्स है, अब हमारा ब्लॉक का जो काम कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, दैट पर्टिकुलर ब्लॉक स्वेप्ट आउट फ्रॉम द
मेन मेमोरी एंड ब्रिंग इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम स्वैप इन और स्वैप आउट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपका डीबीएमएस के अंदर भी पूछा जा सकता है कि स्वैप इन क्या होता है। इनका मतलब क्या, मेन मेमोरी के अंदर जब आप किसी ब्लॉक को लेकर आते हैं फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज स्वैप इन। और स्वैप आउट क्या होता है, जब मेन मेमोरी से आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या ब्लॉक को वहां से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं, वो आपका स्वैप आउट होता है। अब जो है आपके पास रिकॉर्ड्स को दो तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। मैंने बताया था कि रिकॉर्ड्स आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड होता है। अब उन फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड को, अगर आपके पास फिक्स्ड है या फिर आपके पास वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड है, तो उनको आप मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करेंगे। वन मेथड इज स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और सेकेंड इज अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके पास स्पेन और अनस्पेंड दो तरीके से आप रिकॉर्ड्स को सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपकी मेमोरी है। ठीक है, ये आपकी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि परमानेंटली अगर आपको डेटा स्टोर कराना होता है तो कहाँ कराते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कराते हैं। और तो सेकेंडरी मेमोरी में ही हम रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे। अब देखिए आपके पास यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक है। अब 5 ब्लॉक में हर एक ब्लॉक में क्या है, रिकॉर्ड्स है। फर्स्ट ब्लॉक में R1 से लेकर R8 तक रिकॉर्ड्स है। ब्लॉक 2 में R9 टू R16, ब्लॉक थर्ड में R17 टू R24, ब्लॉक 4 में R25 टू R32 और ब्लॉक 5 में R33 टू R40। तो इस तरीके से रिकॉर्ड है। अब देखिए यहाँ पर तो रिकॉर्ड्स आपके पास लिमिटेड है, मैंने छोटा एग्जांपल दिया, लेकिन आप अपने माइंड में लेकर चलिए कि यहाँ पर जो आपके डेटाबेस बहुत बड़ा होता है, जिसमें आपके लैक्स में करोड़ में डेटा ब्लॉक्स मिलेंगे। ठीक है, तो जब वो ब्लॉक्स आपको मैनेज करने होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन ब्लॉक्स तक पहुंचना। और फिर सबसे बड़ी बात है, ब्लॉक तक पहुंचने के बाद रिकॉर्ड्स तक जाना काफी टफ टास्क होती है। और इस टास्क को एक्सेस अचीव करने के लिए हमारे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे पास टाइम लगता है, और अगर टाइम लगता है किसी चीज में तो आपकी इनपुट आउट जो आपकी कॉस्ट होती है आपके सॉफ्टवेयर की, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और बहुत लार्ज होता है आपका डेटाबेस, तो आपको मैन पावर की भी ज्यादा जरूरत है उसको मैनेज करने के लिए। तो टोटल जो है हमारा डेटाबेस बहुत छोटा नहीं होता, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, आप किसी भी सेक्टर की बात कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम सेक्टर की बात कर सकते हैं, आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं, आधार कार्ड की बात कर सकते हैं। जहां भी देखेंगे, देखो आधार कार्ड जितने भी दुनिया में लोग हैं, दुनिया की बात चलो छोड़ो, अगर इंडिया का डेटाबेस मैनेज करना है, अभी मैनेज हुआ ना, सबको आधार कार्ड असाइन हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया का ही अगर डेटाबेस मैनेज करना है तो सब लोगों का जो डेटा होगा कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा संख्या में हमारे पास डेटा होता है, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये लग रहा है बहुत छोटी चीज है, बट ये डिफिकल्ट टास्क है। और इसलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप अपना इस टॉपिक पे करियर बनाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, डेटाबेस एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वहां पर भी आपको ये चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आपका केट है, नेट है, या आपका पीजीटी है, टीजीटी है, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम, सब जगह ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, अलाउड टू स्टोर वन रिकॉर्ड इन मोर देन वन ब्लॉक। इट मीन्स कि एक रिकॉर्ड आपका मोर देन वन ब्लॉक में रिजाइड कर सकता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर आपका रिकॉर्ड 8 है, रिकॉर्ड 8 का जो साइज है वो काफी बड़ा है, और रिकॉर्ड 8 आपके ब्लॉक 1 में कंप्लीट नहीं आ रहा। ठीक है, रिकॉर्ड 8 जो है कंप्लीटली आपके ब्लॉक 1 में नहीं है, तो आपको दूसरे ब्लॉक में स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर आपका, ध्यान रखना इस चीज का, मैं क्या बता रही हूँ, आपके पास दो तरीके हैं ब्लॉक्स को स्टोर कराने के मेमोरी के अंदर, एक कॉन्टिजियस है और एक नॉन कॉन्टिजियस है। अगर कॉन्टिजियस है तो कॉन्टिजियस के वे में क्या हो जाएगा,
R8 का जो सेकेंड पार्ट होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा जो नेक्स्ट है, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉन कंटीजियस होगा, रैंडमली होंगे, तो आप कहीं पर भी आपका रिकॉर्ड 8 का जो डेटा है वो मिल सकता है। मान लीजिए B5 के अंदर आपको यहाँ पर रिकॉर्ड 8 मिल गया, आपको यहाँ पर स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों हुआ? ये बिकॉज नॉन कंटीजियस थे आपके ब्लॉक्स। ये भी आप पढ़ चुके होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। वहां पर भी हम बताते हैं कि आपके पास मेमोरी को ऑर्गेनाइजेशन करने के दो मेथड होते हैं, कंटीजियस और नॉन कंटीजियस। जैसे पेजिंग था, ठीक है। पेज क्या होते हैं? कंटीजियस लोकेशन पर भी मिल सकते हैं आपको, नॉन कंटीजियस पर भी मिल सकते हैं। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और दोनों के अपने ड्रॉबैक। जो फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं आप, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यहीं से निकल कर आती है सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखिए कंटीजियस है तो सर्चिंग जो होगी आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये सॉर्टेड है, यानी कि कंटीजियस आपके ब्लॉक स्टोर है तो सर्चिंग इजी हो गई। बट अगर ये नॉन कंटीजियस है, बहुत ज्यादा लैक्स में, करोड़ में आपके पास यहाँ पे डेटा है, तो आपको सर्च करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेज क्या है कि अगर कंटीजियस है तो फास्ट आप एक्सेस कर पाएंगे, अगर नॉन कंटीजियस है तो ये इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है, क्योंकि सर्चिंग टाइम यहाँ पर बढ़ जाता है और फिर इनपुट आउटपुट कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन। अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर आपका टारगेट क्या है कि कंप्लीटली आपको एक रिकॉर्ड एक ब्लॉक में स्टोर कराना है, ठीक है। यानी क्या हुआ कि यहाँ पर जो ब्लॉक्स का जो साइज होगा वो फिक्स नहीं रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। रिकॉर्ड्स का तो वैसे ही साइज फिक्स नहीं है, ठीक है। ब्लॉक्स का हम साइज फिक्स नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जितने आपको, मान लीजिए आपको यहाँ पर 8 ब्लॉक, सॉरी 8 रिकॉर्ड्स स्टोर कराने हैं ब्लॉक 1 के अंदर, और जो आपका रिकॉर्ड 7 है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो 7 बड़ा है तो आप जो आपका रिकॉर्ड नंबर 8 है वो आप स्टोर नहीं करा पाएंगे। आपके पास यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि आप 8 रिकॉर्ड ही कराएंगे, आप 4 भी करा सकते हैं, 5 भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन है कि मीन कि आपको एक कंप्लीटली एक रिकॉर्ड, एनी हाउ यू मस्ट हैव टू स्टोर वन कंप्लीट रिकॉर्ड इन वन ब्लॉक, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो आपकी स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन की ड्रॉबैक थी सर्चिंग की, ठीक है, नॉन कंटीजियस में, वो आपकी यहाँ पर ओवरकम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको रिकॉर्ड मिलेगा कंप्लीट, यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह ही मिल जाएगी, आपको दूसरी जगह सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये था बच्चों आज का एक बेसिक टॉपिक। फर्दर हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में इंडेक्सिंग, हैशिंग और बी क्लस्टर, ठीक है। तो आज का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज ध्यान से देखना। एक दो बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, और क्यों पढ़ रहे हैं और क्या है एक्चुअल में, ये सब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थोड़ी देर में मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी इंडेक्सिंग की। थैंक यू वेरी मच।